स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और यह जो चैप्टर है क्लास 10वां के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यह जो चैप्टर है जो आने वाले सभी चैप्टरों में इसका उपयोग है, इसीलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसके साथ ही साथ इसका कितने हल होते हैं और हल करने का मेथड पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और आप लोग क्लास 9th में भी ये पढ़ चुके थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। एक क्लास 9th में था, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जहाँ a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ क्या लिखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण केवल है, इसमें थोड़ा सा जुटा गया है युग्म, जिसको लोग बोलते हैं पेयर, अर्थात जोड़ी इसमें होना चाहिए। तो इस तरह के दो चर वाले रैखिक समीकरण एक जोड़ी रहेगा तो उसको युग्म बोलेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो एक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप और दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। और हम लोग आगे इसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। और खास बात यह है कि इससे हम लोग x का गुणांक और y का गुणांक और कांस्टेंट पद है, इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि दिए गए समीकरण का एक हल है कि अनंत हल है या उसका हल है ही नहीं। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, इधर फॉर्म लिख लेते हैं। फॉर्म a1 अपॉन a2 इक्वल टू a डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहला नंबर में इधर लिख लेते हैं हल, इधर लिखते हैं आलेख, इधर लिखते हैं संगत असंगत, संगत असंगत। तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो x y और कांस्टेंट वाले ये सब का गुणांक लिए थे, इसके हिसाब से देखते हैं। तो अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहे, तो इसका हल की अगर बात करी जाए तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक हल। आलेख है इसका क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये दोनों समीकरण एक दूसरे को काट करेगा, प्रतिच्छेदी। और इसका होगा संगत। दूसरा नंबर में है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर इक्वल टू c1 अपॉन c2। अर्थात ये तीनों अगर समान अनुपात में हो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये सब क्या हो, समान अनुपात में हो, तो इसका अनेक हल होता है। अनेक, इसी को हम लोग बोलते हैं अनंत या अनगिनत भी बोल सकते हैं, अपरिमित, असीमित,
ये सारे यानी एक ही है, कहीं अनेक लिखा रहेगा, कभी अनगिनत कभी अनंत। तो इस तरह से आप लोग को 5 नाम एक ही साथ लिख दिए, अनेक, अनंत, अनगिनत, अपरिमित, असीमित, ये सब एक ही होता है। इसका आलेख कैसा होता है, तो इसका होता है संपाती। संपाती ढंग से लिखा जाएगा। और यहाँ संगत, इसको एक और बोलते हैं आश्रित भी बोलते हैं, तो आपको ये भी थोड़ा याद रखना होगा, आश्रित। और जो थर्ड फॉर्म है वह A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसा रहे तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और इसको ग्राफ होगा जो समांतर होगा, यानी दो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, समांतर। और इसको हल यहाँ संगत असंगत में क्या होगा, असंगत। तो इसके आधार पर हम लोग समीकरण को चेक करेंगे कि कोई समीकरण है जिसका हल कैसा होगा। जो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ ही कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x + 4y + 6 बराबर 0 और 2x + 8y + 7 इक्वल टू 0। यहाँ दो समीकरण दिया गया है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। और हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 बराबर 0। और दूसरा होता है a2x b2y + c2 बराबर 0। तो इसमें भी हम लोग एज्यूम करेंगे कि a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है और a2 b2 c2 कौन है। और उसके आधार पर हम लोग इस सब का अनुपात निकालेंगे, a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात निकालेंगे। और इसके बाद हम लोग उससे ही पता चलाएंगे कि इसका हल अद्वितीय होगा, अनेक होगा, आलेख कैसा होगा, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ देखिए पहला समीकरण में x का गुणांक होता है a1, तो पहला समीकरण में x का गुणांक कितना है 3, तो a1 बराबर 3। b1 क्या है, तो y का गुणांक b1 है पहला इक्वेशन में, तो b1 यहाँ कितना हो जाएगा, y का गुणांक 4 हो गया। c1 कितना है 6 हो गया। और सही दूसरे समीकरण में क्या है, x का गुणांक a2 है और इसमें a2 का स्थान पर कितना है 2 है, तो b2 कितना हो गया 8 और c2 कितना हो गया ये 7 हो गया। अब इसके बाद क्या करना, अनुपात निकालना है a1/a2, यानी a1 और a2 का अनुपात, तो 3/2। b1/b2 का अनुपात निकालेंगे तो 4/8। ऐसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 यहाँ से 1/2 आएगा। तो हम लोग पहले देखेंगे a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर है, दोनों का अनुपात समान है, तब हम लोग तीसरा का निकालना जरूरी है। अगर ये दोनों पहले ही बराबर नहीं है तो फिर तीसरा के निकालना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से देखिए a1/a2 b1/b2 ये दोनों का अनुपात है, ये 3:2 है, 1:2 बराबर नहीं है, तो लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों का अनुपात समान अनुपात में नहीं है। अब यहाँ से देखिए कंडीशन लिखे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसमें क्या देखें कि इसका हल अद्वितीय होता है, एक हल होता है। आलेख की अगर बात करी जाए तो आलेख क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो अगर हम इसका आलेख लिखें तो लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म का या दिए गए समीकरण युग्म का आलेख क्या होगा, तो यहाँ लिखा हुआ प्रतिच्छेदी,
तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। हम लोग इस तरह से और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देखिए 3x प्लस 9y और यहां ले लेते हैं बराबर 0, 6x प्लस 18y यहां लेते हैं प्लस 7 बराबर 0। तो a1 निकाल लेंगे तो a1 बराबर x का गुणा 3 हो गया, b1 बराबर हो गया 9 और c1 बराबर हो गया -1। दूसरा a2 बराबर हो गया 6, b2 बराबर हो गया 18 और c2 बराबर हो गया 7। इसके बाद हम लोग अनुपात निकालेंगे a1/a2 यानी कि 3/6, 3 गुना 6 हो गया यानी 1/2। b1/b2 निकालेंगे यानी 9/18, 9 दूना 18 यानी 1/2 हो गया। तो ये दोनों इक्वल है, तब हम लोग c1/c2 निकालेंगे। तो c1/c2 बराबर हो गया -8/7। तो यहाँ क्या देखें कि a1/a2 और b1/b2 का अनुपात समान है और c1/c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ क्या देखे हो a1/a2 b1/b2 ये दोनों समान अनुपात में है, यानी समान अनुपात कर दिए, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a वाला अगर आता है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे थे, दिए गए समीकरण का या दिए गए समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा, तो इसके लिए लिखे थे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी नहीं, इसके लिए क्या लिखे थे समांतर। तो यहां समांतर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 और दूसरा है 6x प्लस 15y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, a1 निकालेंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 10। a2 इक्वल टू कितना हो गया 6, b2 इक्वल टू 15 और c2 इक्वल टू 30। ये सारे निकालिए। अब अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 इक्वल टू 2/6 यानी 2/6 यानी 1/3 हो गया। b1/b2 5/50 यानी 5/15 यानी 1/3। c1/c2 यानी 10/30 10/30 1/3 आ गया। यहाँ देखिए क्या कि सबका जो अनुपात है समान अनुपात है, तो लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 और सब 1/3 के बराबर है। तो ये कंडीशन होता है। तो दिए गए समीकरण युग्म का आलेख क्या होगा, दिए गए समीकरण युग्म का आलेख समपाती होगा। तो इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं सबसे पहले कि दिए गए समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा, और इसमें भी आप लोग को मेंशन कर दिए कि जिसका आलेख समपाती है अनंत हल होता है, जिसका आलेख प्रतिच्छेदी है उसका एक हल होता है यानी कि अद्वितीय, जिसका दूसरा हल ना हो, और जिसका आलेख समांतर है उसका हल नहीं होता। तो इस आधार पर हम लोग पता लगा लेते हैं कि कौन सा समीकरण का हल है, कौन समीकरण का हल नहीं है, या हल है तो कितने हल होगा, एक हल होगा कि अनंत हल होगा। अब हम लोग हल करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए मेथड जानेंगे। तो एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को 4 तरीका से यानी कि हल करते हैं, लेकिन और भी तरीका भी है सोल्व करने का, और आगे अपर क्लास में तो और ज़्यादा तरीका है। डिटर्मिनेंट से भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल किया जाता है, लेकिन हम लोग वहाँ छलांग नहीं लगाएंगे। 10वां क्लास में जो पढ़ना है उसी के बारे में फोकस करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को
यानी कि मुख्यतः क्लास 10th में एनसीईआरटी के अनुसार 4 तरीका से हल करने के लिए विधि है, लेकिन हम आप लोग को 6 तरीका बताएंगे। 2 एक्स्ट्रा है, रेशियो डिटरमाइन मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपात निर्णय विधि, और दूसरा एक और एक्स्ट्रा जो ऐड करेंगे वो है कंपैरिजन मेथड जिसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। ये दोनों आप लोग को एक्स्ट्रा बताएंगे, तो आप लोग मेरे साथ अभी बने रहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने का विधि। तो पहला है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, या इसका एक और नाम है लुप्तकरणीय विधि, लुप्तकरणीय विधि। दूसरा नंबर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। थर्ड नंबर में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। फोर्थ नंबर में है ग्राफिकल मेथड, जिसको बोलते हैं आलेखीय विधि। फाइव नंबर में है रेशियो डिटरमाइन मेथड, इसको बोलते हैं अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि। और एक लास्ट है 6वां नंबर कंपैरिजन मेथड, इसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक तो आप लोग इसमें 6 विधि से पढ़ यानी कि बताया जाएगा आप लोग को। पहला एक्सप्लेनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, रेशियो डिटरमाइन मेथड, और एक है कंपैरिजन मेथड जिसको हिंदी में हम लोग विलोपन विधि या लुप्तीकरणीय विधि, एलिमिनेशन मेथड को हम लोग देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ब्रजगुणन विधि, ग्राफिकल मेथड को आलेख्य विधि, रेशियो डिटरमाइन मेथड को अनुपात निर्णय विधि, और कंपैरिजन मेथड को तुलनात्मक विधि। तो इसमें हम लोग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो तरीका है सोल्व करने का वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए जानेंगे। ऐसे इसके लिए एक फार्मूला है, तो फार्मूला से हम लोग सोल्व करेंगे। लेकिन आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको एक जबरदस्त तरीका से बताया जाएगा, और ऐसा तरीका कि आप कभी भुलाइएगा ही नहीं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस
मल्टीप्लाइकेशन मेथड, जिसको हम लोग ब्रज गुणन विधि बोलते हैं। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसका जनरल फॉर्म दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया क्या चीज, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये जनरल फॉर्म हो गया। इसमें एक रूल्स है जिसको से हम लोग इसका फार्मूला, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए फार्मूला भी जानेंगे और उसके साथ ही साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करेंगे जल्दी से और आसानी तरीका से, वह भी बताया जाएगा। तो रूल्स क्या है, छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को लफड़े में नहीं पड़ना है। रूल्स क्या है, छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को लफड़े में नहीं पड़ना है। बस ये तरीका है इसको हल करने के लिए। आप लोग को सुन करके लग रहा है कि ऐसा भी कोई तरीका होता है, तो ये बस याद करने के लिए तरीका बताया गया कि छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। देखिए ना, बहुत ही जबरदस्त लगेगा आपको। x अपॉन x जब लिख रहा है ना, तो x वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो x वाला को छोड़ ही दीजिए, x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, x वाला को छोड़ दीजिए। बाकी इधर से हमें काम करना है। तो कौन सा मेथड पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन अर्थात क्रॉस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस तरह से आप लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा, b1 और c2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा b1 c2 और फिर बीच में माइनस के साइन लगाना है। तो b2 और c1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b2 c1। फिर लिखेंगे बाई अपॉन, बाई जब लिख रहे हैं तो बाई वाला के साथ फिर छेड़छाड़ नहीं करना है। बाई वाला को हम जब लिखेंगे तो बाई वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो बाई वाला को हम लोग पहले हटा लेते हैं, बाई वाला के कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखिए क्या होगा, थोड़ा सा एक चीज और इस बाई वाला में ध्यान देना होता है कि हम लोग इसमें नीचे से चलते हैं। तो a2 और c1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a2 c1 बीच में माइनस लगा देंगे, और a1 और c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 c2, और फिर 1 अपॉन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला में क्या करेंगे, कांस्टेंट वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को तो लफड़े में पड़ना ही नहीं है। तो लफड़ा में नहीं पड़ना है तो कांस्टेंट वाला को लिख रहे हैं तो कांस्टेंट वाला के साथ कोनो छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखिए बहुत ही और आसान तरीका है, उदाहरण से आप लोग को एकदम बहुत जबरदस्त तरीका से समझ में आएगा। तो क्या करना है, कांस्टेंट वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो इसको हटा ही लीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड पढ़े तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर और इधर। तो a1 b2 बीच में माइनस का साइन लगाना है, और a2 b1 और दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। तो हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रजगुणन विधि से हल करने के लिए। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का ये फार्मूला, लेकिन आप लोग को लग रहा है कि ये जटिल है, लेकिन क्वेश्चन जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा कि सबसे आसान अगर कोई तरीका है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए तो वह प्रजगुणन विधि है। फार्मूला आपको ना भी याद रहेगा, कोई लफड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो देखिए एग्जाम्पल कैसे करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल। बस रूल्स याद रखना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को लफड़े में नहीं पड़ना, बस इतना याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए
क्या करेंगे, पहले x लिख लेंगे अपॉन x वाला को लिख रहे हैं तो x वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, x वाला को सीधे हटा ही दीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इधर से। तो क्या होगा, 5 गुना 4, 5 चौके 20, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। और फार्मूला में माइनस होता है, जो फार्मूला में माइनस लगा। 9 दूना 18, 9 दूना 18 माइनस 18, ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 18 बराबर बाई अपॉन, उसके बाद क्या होगा, बाई वाला को लिख रहे हैं तो बाई वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे बाई वाला को हटा लीजिए। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बताए थे कि बाई वाला में हम लोग पहले नीचे से करते हैं। तो 9 गुना 3, 9 तिया 27, माइनस 27 हो गया, फॉर्मूला में माइनस होता है, जो माइनस लगाए। यहाँ से 8 चौके 32, 832 माइनस 32 है, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 32 बराबर 1 अपॉन, कांस्टेंट वाला जब लिखेंगे तो कांस्टेंट वाला को हटा देना है। कांस्टेंट वाला जब लिखना है तो कांस्टेंट वाला को क्या करना, इसको से साथ छेड़छाड़ नहीं करना। तो 8 दूना 16, बीच में माइनस और 5 दिया 15, माइनस 15 हो गया। इसी को बस सोल्व कर दीजिए, x अपॉन कितना हो गया -2, बाई अपॉन 32 में से 27 घट गया 5 और 1 अपॉन 1, तो x अपॉन x बाई -2 बराबर, एक बार 1 बाई 1 1 कर लेंगे, बाई अपॉन 5 बराबर 1 बाई 1 को 1 कर लेंगे, क्या 1 बाई 1 1 होगा, तो x इक्वल टू हो गया -2 और बाई इक्वल टू हो गया 5। लास्ट में लिख देना अभिष्ट हल x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। जैसे अनदर क्वेश्चन देखेंगे, अनदर एग्जांपल, अगर इन्हें समझना है तो दूसरा देखिए, बहुत ही आपको आसान रहेगा ब्रज गुणन विधि। देखिए तब क्या करना है, जॉन वाला लिखना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। तो x अपॉन, x वाला को छोड़ दीजिए, ये 7 74, 3 को 74 से गुना करना, 4 तिया 12 के 2 हो गया, फिर 7 तिया 21 1 22, 222 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर उसके बाद फॉर्मूला है माइनस, फिर इधर से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, क्या कि यहाँ माइनस आएगा और पहले से माइनस तो प्लस होएगा। 46 पंचे 230, 5 से गुना करना है ना तो उसको आधा करके एक जीरो बैठा देते थे, 46 का आधा 23 हो गया, एक जीरो बैठा दिए, फिर बराबर बाई अपॉन, बाई वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, लेकिन इसमें नीचे से चलते हैं, तो यहाँ से 3 गुना 46 करेंगे, 6 18 के 8 हो गया और 4 तिया 12 और 12 1 13 और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो माइनस 138, फिर फॉर्मूला माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद इधर 74 गुना कितना हो गया, तो 70 गुना 140 है, 74 गुना 148, यहाँ होगा प्लस 148 बराबर 1 अपॉन, कांस्टेंट वाला लिख रहे हैं तो कांस्टेंट वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, तो 5 दूना 10 माइनस 3 तिया 9, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, तो x अपॉन कितना हो गया, 230 में से 222 घट गया 8 बचा, बाई अपॉन 148 में से 138 घट गया 10 और 1 अपॉन 1, तो x बाई 8 बराबर 1 अपॉन 1 बराबर 1 कर लेंगे, बाई अपॉन 10 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 ही होता है, तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 8 गुना 1 8 हो गया और y इक्वल टू 10 गुना 1 10, लिख डालेंगे लास्ट में अभिष्ट हल x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 10, और ये आपका आंसर हो गया। तो आपको बहुत ही आसान तरीका है ब्रज गुणन विधि, खाली लगता है कि ये फॉर्मूला जटिल जटिल है तो जटिल होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अनदर देखिए क्वेश्चन, 2 एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ x का गुणांक पूछना है तो 1 लेंगे,
और x अपॉन क्या लिखेंगे, x वाला को पहले छोड़ ही दीजिए, तो 4 इंटू -1 -4, फिर फॉर्मूला है माइनस, ये 9 तिया 27, और ये पहले से माइनस है तो प्लस 27 हो जाएगा, बराबर बाई अपॉन, बाई वाला में बाई वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, तो बाई वाला को छोड़ लीजिए, तो 5 गुना 9, 9 5 45, बीच में माइनस, 1 गुना -1 होगा, और पहले से माइनस तो प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन कांस्टेंट वाला को कांस्टेंट वाला के छोड़ दीजिए, कांस्टेंट वाला को हम लिखते हैं तो कांस्टेंट वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, अगर कर लेते हैं तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर आएगा नहीं आंसर सही। तो 1 गुना -3 हो गया, फॉर्मूला में माइनस, ये 5 चौके 20, ये 5 चौक कितना हो गया 20, तो यहाँ -20 हो गया। इसके बाद सोल्व करेंगे तो x अपॉन कितना 27 में से 4 घट गया 23, बराबर बाई अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 45 से 46, और 1 अपॉन कितना हो गया -23, यहाँ 23 से सब डिवाइड हो रहा है तो हम लोग इसको काट भी कर सकते हैं, 23 से कम 23, 23 दूना 46, और 23 से कम 23, इसको लिखेंगे x अपॉन 1 इक्वल टू बाई अपॉन 2, 1 अपॉन यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ था तो क्या हो जाएगा, सोल्व करके -3 बनावेगा, तो एक बार इतना बराबर इतना कर लेंगे, एक बार इतना बराबर इतना कर लेंगे, तो x अपॉन 1 बराबर -1, और एक बार लिख लेंगे बाई अपॉन 2 बराबर -1, तो x बराबर कितना हो गया -1, और बाई बराबर कितना हो गया -2, तो लास्ट में लिखना अभीष्ट हल x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -2। तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सोल्व करने के दूसरा मेथड। ये देखिए x अपॉन क्या होगा, x वाला जब लिख रहे हैं तो x वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, तो इधर से करेंगे तो 11 तिया 33 -33 हो गया, इधर से 5 सते 35, 11 तिया 33 माइनस में 5 माइनस फॉर्मूला में 5 सते 35 माइनस प्लस 35 हो जाएगा। बाई अपॉन बाई वाला को लिखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना कि नीचे से बाई वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो 6 सते 42 -42, फिर यहाँ से 2 और 11 को गुना करेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना क्या हो गया -11 दूना 22, माइनस पहले से माइनस तो प्लस 22 हो जाएगा। और कांस्टेंट वाला में क्या करना, 1 अपॉन कांस्टेंट वाला कितना जी, तो एक कांस्टेंट है इसको छोड़ दीजिए, 5 दूना 10, बीच में माइनस, छोटिया 18, तो x अपॉन 35 में से 33 घट गया, कितना हो गया 2, बाई अपॉन 1 घटा लेंगे तो कितना होगा 22 घटेगा तो 20 बचेगा माइनस में, और यहाँ कितना हो जाएगा घटा लीजिएगा तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा -8। यहाँ से हम लोग 2 से कट भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, तो x/2 बराबर 1/-8 एक बार लिखना है, और दूसरा का लिखना बाई अपॉन 20 माइनस में इक्वल टू 1/-8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, 2 चौके 8, 2 चौक 8, तो x बराबर हो गया 1/-4 या -1/4। यहाँ से भी काट छाट कर सकते हैं, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो बाई इक्वल टू 5 के माइनस से माइनस भी कैंसिल कर लो तो 5 उस तरफ जाएगा तो 5/2, तो ये हो जाएगा अभीष्ट हल x इक्वल टू -1/4 एंड y इक्वल टू 5/2, और ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। बस फार्मूला याद रखना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को लफड़े में नहीं पड़ना। ये तरीका से आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह के नए वीडियो लाएंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। Thank you so much watching this video.